द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम द्विवेदी युग उसके प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग सन 1900 से लेकर के 1918 तक का समय हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, भारतेंदु युग को यदि आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, अगर भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण, जहां उन प्रवृत्तियों को पल्लवित, पुष्पित और विकसित होने का अवसर मिला जिनका जन्म भारतेंदु युग में हुआ था। या साधारण शब्दों में कहा जा सकता है, जिन बातों का, जिन बिंदुओं का, जिन विषयों का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ था, वे द्विवेदी युग में आकर के पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो। यह यूं कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में आकर के वो पूर्ण हो गई। भारतीय जनमानस में अपने देश के प्रति अनुराग और नवजागरण के बीजांकुर जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुए थे, वो द्विवेदी युग में आकर के विस्तृत आयाम को लेकर के हमारे सामने आते हैं। जैसे जैसे 19वीं सदी का अंत होने को आता है, भारतेंदु युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, समस्या पूर्ति और तुकबंदियां, इनके प्रति लोगों का मन नीरस होता गया और नवीन चेतना की, नवजागरण की, सुधार की और परिष्कार की तमन्ना जनमानस के में उत्पन्न होने लगी। और इसी बात को लेकर के द्विवेदी का अवतरण हिंदी साहित्य में इसमें होता है और उन्होंने इसी कमी की पूर्ति की और जहाँ जहाँ साहित्य के क्षेत्र में कमी दिखाई दी, उन्होंने इस ओर अपना प्रयास किया। तो ये कहा जा सकता है, अगर द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाए तो भी अनुचित नहीं होगा। छात्रों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में प्रारंभ हो गया था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में इसका संपादन भार संभाला। और जैसे ही इन्होंने इस पत्रिका का संपादन भार संभाला, सबसे प्रमुख कार्य इन्होंने किया कि जहां जहां कमियां दिखाई दी उनमें जागरण और सुधार किया। इसलिए इस काल में सुधार की प्रवृत्ति और नई चेतनाओं को जागृत करने की प्रवृत्ति पर बहुत अधिक मात्रा में ध्यान दिया। इस काल के कवियों की अगर चर्चा की जाए तो हम सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की चर्चा कर सकते हैं। हम इनकी कुछ रचनाओं का परिचय देते हुए इस काल के प्रमुख कवियों का अध्ययन करते हैं। हरिवंश सिंह उपाध्याय, इनका जन्म या यूं कहें इनका जीवन काल 1865 से लेकर के 1947 तक का है। इन्होंने प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपते, वेदे वनवास, रस कलश, चौके चौपते जैसे ग्रंथों की रचना की। इनके अलावा राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल शने, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्ते, बालकृष्ण नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामदास सिंह दिनकर, सोनलाल द्विवेदी और श्यामनाथ पांडे जैसे प्रमुख कवि द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वदेश प्रेम, नवजागरण और समाज की विकृतियों को
विषय बनाया और जनता के सामने लाए और उनके निराकरण के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके परिशोधन के लिए उनमें परिष्कार करने का प्रयास किया। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि द्विविध युग जागरण सुधार काल है तो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थियों, जिस प्रकार द्विविध युगीन कवियों ने जनमानस के बीच स्वदेश प्रेम या राष्ट्र प्रेम की लहर जगाई थी, स्वतंत्रता के प्रति जनमानस में नवीन चेतना का संचार किया था, उन्होंने भारतीय युग के कवियों की तरह रुदन को आधार नहीं माना। उन्होंने समस्याओं के कारणों पर विचार किया और विचार करने के साथ साथ इन समस्याओं पर निदान के उपाय भी करने की कोशिश की। इसे यूं कहा जा सकता है, भारतीय हिंदू युग के कवियों ने समस्याओं को जाना लेकिन उन समस्याओं पर रोकर ही रह गए, जबकि द्विविध युग के कवियों ने समस्याओं के निदान करने का प्रयास भी किया। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय हिंदू युग के कवि की तुलना में द्विविध युग के कवि एक पीढ़ी आगे थे। उन्होंने सिर्फ रोकर ही अपने कार्य की तीसरी नहीं की, उन्होंने कहा हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्या सभी। अर्थात हम क्या थे, क्या हो गए और भविष्य में क्या होने वाले हैं। इसके लिए एक अकेले से कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं, हम सब मिलकर के इस पर विचार करें, इस पर मंथन करें, इस पर चिंतन करें और जो विषय है, जो समस्या है, उसको निराकरण का प्रयास करें। उन्होंने उन कारणों तक पहुंचने की कोशिश की जिनके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इन समस्याओं के निदान के लिए बलिदान के माध्यम से अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का माध्यम भी बने रहे। उन्होंने कहा है या यूं कहा जा सकता है, द्विविध युग के कवियों ने कहा है, मात्र गिड़गिड़ा करके ही रहना उनका कार्य नहीं था। उन्होंने कहा है, हे देशभक्त वीरों, मरने से कभी न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये देशभक्तों, ये देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीरों, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए आपको कभी भी डरना नहीं होगा, क्योंकि अपने प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो ये कहा जा सकता है, इस काल के कवियों ने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए करने से कतई घबराने की आवश्यकता नहीं माना है। अगर हम देशभक्ति की चर्चा करते हैं तो गया प्रसाद शुक्ल शर्मा की कविताओं को लिया जा सकता है। उन्होंने देशभक्ति को प्रकट करते हुए अपने देश की निजता, अपने देश के निज गौरव को ध्यान में रखा और उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, जिसको न निज गौरव, ध्यान दीजिए, जिसको न निज गौरव था निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान। अर्थात जिस व्यक्ति को अपने देश का गौरव, अपने देश का सम्मान, अपने देश का प्रति अभिमान नहीं है, वो नर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो तो मरे हुए पशु के समान है। अर्थात वो तो मृत आत्मा है। अगर राष्ट्र प्रेम की चर्चा की जाए तो मैथिलीशरण गुप्त को भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। उन्होंने भारत भारती की रचना की और भारत भारती की रचना करके उसमें अनेक ऐसी कविताएं हैं जो राष्ट्र प्रेम
की ज्वलंत है, और इससे व्यथित होकर के, कोपित होकर के अंग्रेजों ने इनकी कृति को जब्त भी कर लिया था। परंतु अंग्रेजों के इस दमन से मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रभक्ति पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। आगे चलकर ये भी कह सकते हैं, यूं भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में सुधार की प्रवृत्ति प्रमुख थी। इस युग को सुधारवाद भी कहा जा सकता है, या सुधारवादी युग भी कहा जा सकता है। सुधारवादी युग क्यों कहा जा सकता है, हमारे मन में ये प्रश्न होता है। और सुधार किए तो किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की कोशिश की गई। युग कोई सा भी हो, समस्याएं हमेशा बनी रहे। समस्याओं में सामाजिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है। और जब देश दासता के बंधन में बंधा हो तो ये समस्याएं और भी विकट रूप से हमारे सामने आ जाती है। सबसे बड़ी समस्या ही दासता है, और दासता के बंधन में बंधने के बाद वो हमारी अंदर की समस्याएं हैं, वो भी विकट रूप से हमारे समाज को, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, हमारी धार्मिक व्यवस्था को खोखला बनाए रखती है। प्रमुख रूप से दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, छुआछूत, बाल विवाह आदि समस्याओं को द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी कविताओं का विषय बनाया। अगर हम द्विवेदी युग के एक कवि हैं प्रतापनाथ मिश्र जी, उनकी कविताओं की चर्चा करें तो उन्होंने नारी के वैधव्य जीवन की, विधवा नारी की क्या दुर्दशा होती है, विधवा नारी का जीवन किस प्रकार कितना क्लिष्ट होता है, किन किन विपदाओं से, किन किन कठिनाइयों से उन्हें जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इस सब का चित्रण उन्होंने इन रचनाओं में किया और जनमानस का ध्यान इस ओर खींचा। उन्होंने लिखा है, देखिए ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कौन करेजा नहीं कसकत सुनि लिप्ति बाल विधवन। कैसा कौन सा हाथ है, कौन सा हार्ट, कौन सा मन है, कौन सा कठोर हृदय है कि जिसका पिघलना या बाल विधवाओं की स्थिति को देखकर वो नहीं पिघल सकता है। अगर नहीं पिघलता है तो ये समझ लीजिए कि वो मनुष्य है ही नहीं। नारी की दयनीय दशा का चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी रचनाओं में किया है। उनकी जो पंक्ति हैं, मैं एक दो पंक्तियां का उदाहरण दे रहा हूँ, वो अमर पंक्तियां कह सकते हैं। उन्होंने कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कितना यथार्थ चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने इन दो पंक्तियों के माध्यम से किया है। इसके साथ साथ इस युग के कवियों ने उपेक्षित नारियों का भी अपने काव्य में स्थान दिया। यशोधरा है, उर्मिला है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया है, आदि का चित्रण या यूं कहे कि उल्लेख इस काल के कवियों ने किया है। इनके अलावा अगर हृदय सिंह उपाध्याय की वैदेही वनवास को लिया जाए, प्रिय प्रवास को लिया जाए, तो भी उन्होंने नारी की उपेक्षाओं को उठाने की कोशिश की, उन समस्याओं को हमारे सामने लाए जो उस समय समाज में बनी हुई। इनके अलावा द्विवेदी युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता मतलब होता है अत्यधिक वर्णन करते हुए चले जाना, अर्थात किसी भी विषय को अत्यधिक विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए चले जाना है। तो इस काल के कवियों ने छोटी सी विषय को लेकर के ही विस्तृत विश्लेषण किया है, और अगर किसी बात को विस्तृत विश्लेषण करते हैं तो उसके लिए खंड काव्य और महाकाव्य
जैसे विस्तृत आयाम वाले महाकाव्य या खंड काव्य की रचना करने की आवश्यकता होती है। जब खंड काव्य और महाकाव्य लिखे जाएंगे तब ही तीव्रतात्मकता आ सकती है। तो इस काल में ये खंड काव्य और महाकाव्य लिखे गए और तीव्रतात्मकता को इस काल के कवियों ने चुना। आप प्रियप्रवास को लीजिए या साकेत को लीजिए, इसमें तीव्रतात्मकता की मात्रा काफी अधिक है। अगर हम नीति और आदर्शवाद की बात करें तो द्विवेदी युग में श्रृंगार भावना का विरोध किया है और नैतिकता और आदर्श को अपनी रचनाओं में, अपने जीवन में प्रमुखता दी है। क्योंकि द्विवेदी युग का जो काव्य है वो आदर्श पर है, आदर्श को जीवन में उतारने की बात द्विवेदी युग के कवियों ने कही है। प्रकृति चित्रण, द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति चित्रण को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया। प्रकृति चित्रण के बारे में चर्चा किए जाए तो तुलसीधर पाठक है, रामनेश त्रिपाठी है, इन कवियों ने प्रकृति को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। इसके अलावा अगर काव्य रूप की चर्चा की जाए तो द्विवेदी युग के कवियों ने लगभग सभी काव्य रूपों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, चाहे महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, मुक्तक हो, प्रगीत हो, छोटी कविताएं हैं, सभी को उन्होंने रचना का माध्यम माना है। द्विवेदी युग की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। विद्यार्थियों, ये ध्यान देने योग्य बात है, भारतेंद्र युग में पद्य ब्रज भाषा में रचा जाता था और गद्य खड़ी बोली में। तो एक कवि को दोनों प्रकार की रचना करने के लिए दो भाषाओं की आवश्यकता होती थी। इस समस्या से निजात दिलाते हुए द्विवेदी युग ने कहा, जब एक कवि दोनों प्रकार की रचना कर रहे हैं तो भाषा भी एक ही होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने गद्य और पद्य की भाषा एक ही कर दी और वह भाषा थी खड़ी बोली हिंदी। तो द्विवेदी को सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है गद्य और पद्य की में खड़ी बोली का प्रयोग। छंदों की विविधता, द्विवेदी युग में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। दोहा छंद है, चौपाई है, रोला है, सवैया है, कुंडलिया है। इसके अलावा संस्कृत के व्रणवत है, हरिगीतिका है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दूल, विक्रीडित, तांडक, तांटक आदि का प्रयोग किया गया। अब इतना अध्ययन करने के बाद एक बात आती है कि द्विवेदी युग का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या रह जाता है, हमारे सामने इसकी देन क्या है। तो सबसे पहले ये आता है कि द्विवेदी युग में, या यूं कहा जा सकता है द्विवेदी युग के कवियों ने रूढ़िबद्धता से साहित्य को, कविता को मुक्त किया। दूसरी बात आती है कि इस काल के कवियों ने एक भाषा गद्य और पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ किया। इसके अलावा गद्य की भाषा का परिष्कार, परिशोधन, शुद्धिकरण इस काल में हुआ। तीसरी बात आती है, इस काल में श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इस काल के कवियों ने सराहनीय, अविस्मरणीय, अद्वितीय कार्य किया, जिस पर आगे चलकर हिंदी कविता
अपने विकास के आगे अनेक सोपानों की ओर कदम बढ़ाती हुई चलती गई। मैथिली क्षण गुप्त का साकेत और हयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य इस युग की सबसे बड़ी देन है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग का आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हुए जहां कहीं भी विकृतियां, कमियां, विसंगतियां दिखाई दी, उन सबको स्वयं के प्रयासों, अपने साथियों के सहयोग से मिलकर निराकरण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और हिंदी कविता अनेक समस्याओं से निकल करके आगे विकास के मार्ग की ओर बढ़ती गई। तो मैं समझता हूँ कि द्विवेदी के बारे में आज हमने जो चर्चा की वो शायद आप लोगों के मनोमस्तिष्क में काफी हद तक उतर गई होंगी। इसी के साथ आज का ये विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।